नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और आप सभी को महात्मा गांधी जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं हिस्ट्री 365 की तरफ से। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के ऊपर जो सारी बातें होंगी आज हम होंगे। आज हम इनके जीवन से रिलेटेड जो सारी बातें हैं उनका जो अध्ययन है वो करेंगे और इनके जीवन की जो कह सकते हैं कि जीवन परिचय के रूप में आज का जो क्लास है वो हमारा होगा। तो चलिए आज की जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आज का हमारा सेशन जो है वो महात्मा गांधी के ऊपर आधारित है। महात्मा गांधी के ऊपर आधारित है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं इनके बारे में, बहुत रोचक तथ्य है कि जिसे भारत में बापू कहकर सम्मानित किया जाता था और जिसे महात्मा कहकर पूरी दुनिया में पूजा जाता है वो थे हमारे महात्मा गांधी। यानी कि जो महात्मा गांधी थे इनके बारे में जो विशेषता है वो हमें इन सारी विशेषताओं को देखने का मिलता है। तो चलिए आज हम देखते हैं इनके सामान्य सा एक जीवन का इनका जो परिचय है वह देख लेते हैं। तो इनका जो आप देखेंगे कि इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ईस्वी को हुआ था। अभी जिस जगह पे हुआ था चलिए हम उस जगह को देखते हैं। इनका एक आप देखेंगे कि एक रियासत थी जिसका नाम था कठीवाड़ा। यानी कि आप देखेंगे कठीवाड़ा एक रियासत है। स्थान देखते हैं इनके जन्म का। या कठियावाड़ा, कठियावाड़ा का एक कह सकते हैं एक जगह का नाम है कठियावाड़ा और वहां का एक हमें देखने को मिलता है पोरबंदर। में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर में इनका जो है वो जन्म स्थान हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इनके इनके पिताश्री का जो नाम था, यानी इनके पिताजी का नाम जो था वो क्या था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी देखने को मिलता है। करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम अगर हम देखें तो इनकी माता का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है पुतली बाई। पुतली बाई यानी कि आप देखेंगे इनकी माता का नाम पुतली बाई था। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बचपन का नाम हम अगर देखें तो हमें मोहनदास देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि इनके बचपन का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें मोहनदास देखने को मिलता है। मोहनदास था। ये तो था इनके जीवन से एक सामान्य सा परिचय। यानी कि आप देखेंगे कि इनके जीवन की एक जो प्रारंभिक हमें परिचय देखने को मिलता है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि इनके शिक्षा के बारे में, इन्होंने जो वकालत किया वो कहाँ से किया और उसके बाद ये वरिष्ठ बनने के बाद कहाँ पर आए। इनके जीवन की जो तमाम बातें हैं वो हम देखेंगे। इनके जीवन के जो छोटे मोटे इन्होंने सत्याग्रह किए हैं, आंदोलन किए हैं, हम उनको भी देखेंगे। हालांकि जो आंदोलन है वो काफी बड़ा है, हम लोग उसको छोटे तरीके से देखेंगे। तो चलिए आज हम इस प्रकार से इनके बारे में सारी बातें जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो पढ़ाई हुआ है, यानी कि आप देखेंगे इनका जो शिक्षा हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले हम इनके शिक्षा के बारे में देखेंगे। इन्होंने एक बात और आपको इनके जीवन की एक छोटी सी बात जो है वो छूट गई है, तो मैं आपको बता दूं इनका जो विवाह है वो 14 वर्ष की आयु में हुआ था।
कि अल्प आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। तो ये इनके जीवन की एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये छूट रहा था, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो एक पढ़ाई थी, पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई को पूरा करने के बाद देखेंगे एक्सट्रैक्ट्स की एक्सट्रैक्ट्स की परीक्षा पास करने के बाद परीक्षा को पास करने के बाद यह जो है वह इंग्लैंड चले जाते हैं। आगे की पढ़ाई जो है, यानी कि बैरिस्टर बनने की जो पढ़ाई थी, बैरिस्टर बनने की जो पढ़ाई है उसको करने के लिए यह चले जाते हैं इंग्लैंड। और उसके बाद 1891 ईस्वी में यह अपनी बैरिस्टर बनकर 1891 ईस्वी में यह बैरिस्टर बनकर भारत वापस आते हैं। आप देखेंगे कि अभी तक इन्होंने जो अपना पढ़ाई है वो किया है, अभी तक इनका कोई भी आंदोलन से जो है वो कार्य नहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद इन्होंने 1892 ईस्वी में इन्होंने एक गुजरात के मुस्लिम व्यापारी थे, एक गुजरात के मुस्लिम व्यापारी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका में उनका व्यापार था। यानी कि आप देखेंगे कि उनका जो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार था, उसकी कह सकते हैं कि उनका जो व्यापार है उससे रिलेटेड उनका जो मुकदमा था उसको देखने के लिए यह दक्षिण अफ्रीका 1992 ईस्वी में चले जाते हैं। यानी कि 1892 ईस्वी है। 1892 ईस्वी में यह मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। आपको बता दें कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो वहीं पे इनका जो एक कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो हमें इनके बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने जो पहला आंदोलन, इनके जीवन का जो पहला आंदोलन है वो कह सकते हैं कि जो रंग भेद की आंदोलन है वो इनके जीवन का पहला आंदोलन है जो कि दक्षिण अफ्रीका में माना गया है। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके जीवन के जो कह सकते हैं कि पहला जो आंदोलन है वो रंग भेद का आंदोलन है और जो कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में जो ये गए थे तो वो यहाँ पे मुसलमान एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दक्षिण अफ्रीका जिसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे उनका नाम हमें देखने को मिलता है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, इन्हीं का जो मुकदमा था इसको देखने के लिए, इनके व्यापार के रिलेटेड इनका जो व्यापार था वो दक्षिण अफ्रीका में था। तो ये वहीं पे जाते हैं और वहीं पे कह सकते हैं उनका जो मुकदमा है उसको देखते हैं और उसके बाद वहीं पे इनका जो एक संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है इनके जीवन का। इनके जीवन का जो में पहला संघर्ष है वो हमें यहीं पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो भारतीयों का रंग भेद की नीति थी, यानी कि आप देखेंगे कि भारतीयों के साथ एक रंग भेद जो था वहां पे होता था और उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, जो कि प्रमाण पत्र होता था उसको हमेशा उनके पास रखना, उन्हें अपने पास रखना होता है। उन्हें कहीं भी जाना होता था तो उस प्रमाण पत्र को अपने पास रखते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते थे, एक पंजीकृत होता था, यानी कि वहाँ पे एक पंजीकरण होता था, उसको करवाते थे और जिससे उन्हें एक प्रमाण पत्र मिलता था, तो उस प्रमाण को उनको 24 घंटा अपने पास रखना होता है।
कहीं भी जाना होता था तो उसको अपने पास रखते थे, यानी कि जो भारतीय वहां पे जाते थे वो उसको हमेशा अपने पास रखते थे। एक प्रकार से उनके लिए, यानी कि आप देखेंगे कि भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक अलग जो नीति थी वो उसका पालन किया जाता था। और उसके बाद वहां पे कुछ ऐसी जो वहां की व्यवस्थाएं थी उनको लेने के लिए भारतीयों को मतलब उनको हटा दिया जाता था, उनको लेने नहीं दिया जाता था। तो उस कारण से जब वहां पे गांधी जी जाते हैं तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया, यानी कि रंग भेद की जो नीति है उन्होंने इस चीज को महसूस किया। उसके बाद इन्होंने इस पर एक आंदोलन जो है उसको प्रारंभ किया। उन्होंने आंदोलन जो है उसको प्रारंभ किया और आंदोलन को प्रारंभ करने के बाद वहां पर उन्होंने इस आंदोलन को जीता भी, यानी कि आप देखेंगे कि उन्होंने जो प्रथम आंदोलन है उसको जीता भी। तो 1914 ईस्वी में जो वहां की सरकार थी उसने इनकी जो व्यवस्थाएं थी, यानी कि जो रंग भेद की नीति थी उसको स्वीकार किया और इस चीज को माना कि इस जो जो इनके साथ कटु व्यवहार हो रहा है उसका वो कह सकते हैं कि एक उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया। आप देखेंगे कि इनके बारे में आप देखेंगे एशियाटिक जो रजिस्ट्रेशन था एक्ट, यानी कि आप देखेंगे एशियाटिक एक रजिस्ट्रेशन एक्ट था जिसकी मैंने अभी बात की कि उसको इन्होंने पूरी तरह से समाप्त करने की जो है वहां पे अपील की। और उसको अपील करने के बाद 1914 ईस्वी में इन्होंने इसमें जीत भी हासिल की और वहां की सरकार ने इस एक्ट को पूरी तरीके से जो है वो खारिज कर दिया, यानी कि इस एक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने इस एक्ट को बंद किया। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि ये दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उसी समय एक जगह का नाम है डबरन। डबरन के प्रिटोरिया जा रहे थे, यानी कि आप देखेंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका में डबरन 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 की जगह पे एक स्थान है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया ये वहां पे जा रहे थे, वहां पर जा रहे थे और यहाँ पे जा रहे थे तो यहाँ पे उनके साथ एक बदतमीजी होती है, यानी कि आप देखेंगे इनके साथ एक अनैतिक व्यवहार होता है। तो ऐसा कई बार ऐसे कई लोगों ने ऐसा धारणा दिया है कि यहाँ पर ही इन्होंने ये कसम खा ली थी कि अब हम भारत से सभी अंग्रेजों को निकालेंगे, यानी कि जो भारत से अंग्रेजों को भगाने की नीति है। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस अपमान के बाद इन्होंने उनसे अंग्रेजों से इस बात का जो है वो बदला लिया था भारत से उनको भगा करके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में और उनके साथ एक जो अंग्रेज थे वो गलत व्यवहार करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो बस में सफर कर रहे थे तो जिस बस में वो बैठे थे, जिस सीट पर उन्होंने जिस बस की टिकट ली थी वहां पे उनको बैठने नहीं दिया जाता है और उनके साथ एक अनैतिक व्यवहार किया जाता है। तो वहां पे उन्हें यह चीज देखने को मिलती है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर भी रह करके एक कह सकते हैं कि एक उनके दोस्त थे जो उनके दोस्त थे जो कि जर्मनी के थे, उनके साथ रह करके वहाँ पे वो शिल्पकार का कार्य जो है जो जर्मनी के इनके दोस्त थे वो वहाँ पे शिल्पकार का कार्य कर रहे थे। उनका नाम हमें जो देखने को मिलता है वो कालने शास्त्र देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कालीन बख, यानी कालीन बख्श जो है वो इनके मित्र थे और वो यहाँ पे इनका एक मदद करते हैं और उनके मदद के साथ ही उन्होंने स्टाफ लैंड, यानी कि आप देखेंगे कि टाल स्टाफ फार्म की स्थापना करते हैं। यहाँ पर अपने मित्र की मदद से टाल स्टाफ फार्म की स्थापना करते हैं। इनका जो मित्र था वह जर्मनी का था, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में वह शिल्पकार का जो कार्य है वो करता था, का कार्य करता था।
इसी की मदद से इन्होंने टॉप लैंड में, यानी कि आप देखेंगे जो इनका एक हमें प्रमुख चीज देखने को मिलती है, यानी कि इन्होंने जो यहाँ पे स्थापना की है टाल स्टाफ फार्म की, इन्होंने यहाँ पे स्थापना की है अपने इस दोस्त की मदद से, जिनका हमें नाम देखने को मिल जाता है कालेनबाख। बाख ये इनके दोस्त का नाम था, जिनकी मदद से इन्होंने यहाँ पे यह चीज की स्थापना की है। वहां पे इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में वहां की जो उपलब्धि है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने इस प्रकार से वहां पे अपना जो उपलब्धि था उसको प्राप्त किया था। अब हम देखेंगे कि इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने एक वहां पे पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम हमें देखने को मिलता है हिंद स्वराज। 1909 में, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की स्थापना हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना की। स्थापना की। उसके बाद हम देखते हैं कि यह 1914 ईस्वी में भारत वापस आते हैं, यानी कि 1915 ईस्वी में इनका जो भारत पे पुनर्गमन है वो होता है। तो आप पहले इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये इनके बारे में वहां की चीजें थी, यानी कि आप इनके प्रारंभिक जो इनकी बातें थी वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो कृत्य किए हैं, वहां पे जो इन्होंने आंदोलन किया है, उन सभी बातों की जो जानकारी है वो मैंने इस साइड आपको दे दी है। उसके बाद अभी मैं अब साफ करके अब भारत में इनकी जो हमें व्यक्तित्व देखने को मिलता है उस चीज को हम देखेंगे। तो आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब हम देखेंगे कि इन्होंने यह भारत पे आते हैं, यानी कि गांधी जी का भारत पर गांधी जी का भारत पे आगमन, यानी कि जब ये भारत आते हैं उस समय क्या हो रहा है भारत में और भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, तो हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो गांधी जी जो है, गांधी जी 1915 में सॉरी माफ कीजिएगा जनवरी 1915 ईस्वी में वापस आते हैं। आने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु माना, यानी कि आप देखेंगे कि जब यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने गुजरात के साबरमती नदी के किनारे, यानी कि आप देखेंगे गुजरात के साबरमती नदी के किनारे इन्होंने
साबरमती आश्रम का जो है वो निर्माण किया। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि गुजरात की साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का निर्माण किया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने इस साबरमती आश्रम का निर्माण क्यों किया था। तो इन्होंने एक कह सकते हैं कि सकारात्मक कार्य करने के लिए एक अपना जो एक मुख्य जो केंद्र बनाया था उस साबरमती आश्रम को बनाया था। उसके बाद हमें इनके बारे में जो तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि यह जब भारत में आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। यानी कि आप देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध है आते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने इन्होंने जो है वो अपना अंग्रेजों को एक समर्थन दिया। यानी कि अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया। इन्होंने अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया और जो भारतीय सैनिक थे उन्हें अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए भेजा। और उसके बाद इन्हें इसी कारण इन्होंने भारतीय जनता को कई बार प्रोत्साहित भी किया कि आप सैनिक जो है भारतीय सैनिक विभाग में आप आ जाइए। तो इन्होंने इस कार्य को करने के लिए इन्होंने इस कार्य को करने के लिए कई लोगों ने, यानी कि आप देखेंगे कई लोगों ने इनको सार्वेंट की जो है वो उपाधि दी है। यानी सार्वेंट कहकर पुकारा है इन्हें। कई लोग सार्वेंट कहकर पुकारते थे। सार्वेंट करके पुकारते थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बारे में पूछा गया कि इनको सार्वेंट क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपना समर्थन दिया था, जो भारतीय सैनिकों को सैनिक विभाग में आने के लिए कहा था, तो इस कारण से भी इनको कई लोग इनको सार्वेंट कह के बुलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 1915 ईस्वी में इनको अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने जो उनकी मदद की थी इस युद्ध में, विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें इन्होंने इनकी मदद की थी। तो इस कारण से अंग्रेजों ने इनको कैसरे हिंद की कैसर ए हिंद की उपाधि दिया। कैसरे हिंद की जो उपाधि है उन्हें इस कारण से दी गई थी कि जो इन्होंने अपना समर्थन है वो इनके साथ दिया था, अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बारे में जो प्रारंभिक बातें हैं वो ये सब देखने को मिल जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इनका जो आंदोलन है, इन्होंने जो आंदोलन किए हैं वो कौन कौन से आंदोलन, तो प्रमुख आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। तो मैं एक साइड आप सभी को इनके आंदोलन, जो प्रमुख आंदोलन है उनके बारे में कुछ बातें जो है, कुछ पॉइंट जो है वो आप सभी को बता देता हूं। तो जो इनका पहला हमें कह सकते हैं कि पहला जो आंदोलन हमें देखने को मिलता है वो चंपारण सत्याग्रह का देखने को मिलता है। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार का है,
बिहार का है। इस चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने जो किया था, यानी कि इन्होंने जो इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमें है वो यह देखने को मिलता है कि कई मतलब आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल की जो नील थी उसकी खेती जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने यहाँ पे जो है वो प्रारंभ करा दी थी। तो यहाँ पे जो नील बुआई होती थी, यानी कि जो नील की खेती होती थी, वह अब यहाँ पे धीरे धीरे ठप हो गई थी। तो इस कारण से जो यहाँ के लोग थे, यानी कि यहाँ के जो किसान थे, वो यह चाहते थे कि अब हम नील की खेती ना करें, लेकिन जो कह सकते हैं उनके ऊपर जो एक विभाग होता था जो कि उनको दबा के रखते थे, यानी कि जो सामंत थे, या कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं जमींदारी जो पद्धति थी, जो जमींदार लोग थे वो किसानों से जबरदस्ती नील की बुआई करवाते थे। तो इस कारण से किसानों ने इसका जो है वो विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तो उनके पास किसानों ने एक राजकुमार एक है राजकुमार मिश्र करके एक हमें उनका नाम देखने को मिलता है। उन्होंने उनको बुलाया, उनको पत्र लिखा कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए मजदूरों की क्या, यहाँ पे किसानों की क्या हाल हो गई है। जमींदार जो वो है वो जबरदस्ती जो है वो हमसे कार्य करवा रहे हैं और आप आके इसका थोड़ा सा हमारा देख लीजिए। यानी कि इसमें उन्होंने जमींदारों के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया और इस आंदोलन में जो है वो उनको पहली जीत मिली। यानी कि आप देखेंगे कि जो चंपारण का ये सत्याग्रह है बिहार में, यह जो है बिहार किसानों के लिए एक इनके लिए ये पहली हमें जो उपलब्धि है वो देखने को मिलती है भारत में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी जो पहली उपलब्धि है, यानी इनके जीवन की पहली उपलब्धि आपसे पूछी जाए, तो जीवन की इनकी पहली उपलब्धि हमें दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसको समाप्त करने के लिए जो इन्होंने कह सकते हैं कि आंदोलन चलाया था वो थी। लेकिन जो इनकी दूसरी, यानी कि भारत में इनकी जो पहली हमें नीति देखने को मिलती है वो चंपारण का सत्याग्रह देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा है, इसका जो टाइम पीरियड है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1917 ईस्वी है, 17 ईस्वी है। तो इसका मैंने आपको एक प्रारंभिक जो बातें थी बता दी। और एक बात आपको बता दूं कि इसी यानी कि इस चंपारण के सत्याग्रह जो है इसके समाप्ति होने के बाद, इसके इसमें विजय प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी को जो है वो जो गुरु गोविंद माफ कीजिएगा, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने इनको महात्मा कहकर संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहकर पहली बार संबोधित किया है। यानी कि आप देखेंगे कि महात्मा की जो उपाधि है वो हमें इन्हीं के साथ देखने को मिलती है। महात्मा की उपाधि जो है वो इनको दिया था, यानी कि महात्मा कह के संबोधित किया था। इस प्रकार से इनके जीवन की पहली और थी और इनको पहली बार ये चीजें कही गई थी। उसके बाद हम देखेंगे इनके जीवन की जो दूसरा जो हमें कह सकते हैं कि जो इनका दूसरा जो इनका आंदोलन हमें देखने को मिलता है वो अहमदाबाद का मिल आंदोलन है। यानी कि आप देखेंगे कि जो मजदूरों का आंदोलन है वो हमें देखने को मिलता है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन मिल मजदूर इस आंदोलन को जो कराने का, यानी कि इस आंदोलन को जो प्रारंभ हुआ था उसका यह कारण हमें देखने को मिलता है कि इस आंदोलन में जो मिल मजदूर होते थे, यानी कि उन्होंने एक आप देखेंगे कि प्लेग नामक जो बीमारी थी वो काफी तेज से प्राचीन इस समय में फैली हुई थी। यानी कि इस समय में यह जो बीमारी थी वो काफी तेजी से फैली हुई थी। इस कारण से मिल के जो मालिक होते थे वो श्रमिकों को एक बोनस दिया करते थे, तो और उस बोनस को इन लोगों ने बंद कर दिया था। यानी कि जो मिल मालिक थे उन्होंने इसको बंद कर दिया था। तो जो मिल के मजदूर थे, मिल में काम करने वाले जो मजदूर थे अहमदाबाद में, वो क्या चाहते थे कि यह बोनस जो है वो कुछ टाइम के लिए जारी रहे। तो इन्होंने जो है कि 32% जो बोनस है उसकी मांग की, लेकिन जो मिल का मालिक था वो 20% ही इनको जो बोनस है वो देने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है वो सफल होता है और मिल मालिक जो है वो अपना जो स्थायी कह सकते हैं जो बोनस है वो उनको देने का जो प्रावधान है वो प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि खेड़ा का सत्याग्रह,
जो इनका तीसरा है खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा का सत्याग्रह जो सत्याग्रह आंदोलन है, ये इनका तीसरा हमें आंदोलन देखने को मिलता है। आपको बता दूं खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन ये अभी 1918 में है और अहमदाबाद मिल मजदूर का भी जो सत्याग्रह है आंदोलन है वह भी 1918 में ही है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा ये दोनों आंदोलन जो है वो एक ही साल के हैं। ये कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो चौथा है वो खिलाफत आंदोलन है। आंदोलन है। जो पांचवा है वो हमें असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है असहयोग का, वो 1920 से 1921 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। ईस्वी तक का टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। और जो हमें छठा है वह हमें असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और सातवां जो देखने को मिलता है वो सनविग जो हमें पांचवा है, छठा है सनविज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, परिमाप कीजिएगा। सविनय आंदोलन, यह जो है यह काफी जो 1930 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है, यह काफी इंपॉर्टेंट बात है। आपको बता दूं कि सविज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसका कारण जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन है उसको प्रारंभ किया था 1942 ईस्वी में। ऐसे तमाम इनके जो हमें आंदोलन है वो देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने कई बार इन आंदोलनों के चक्कर में जो है वो कह सकते हैं कि इन आंदोलन के कारण कई बार इन्हें जेल भी जानी पड़ी, कई बार इन्हें लाठी भी खानी पड़ी। इस प्रकार से हमें इनके जो प्रमुख बातें हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो इनके इम्पोर्टेंट जो कुछ मैंने बताए हैं, आपको बता दूं पहले ही कि इनके कुछ ही मैंने आंदोलन जो है वो बताया है। अभी दांडी यात्रा है, नमक तोड़ो आंदोलन, ऐसे तमाम आंदोलन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इनके ही शासन काल में रोलेट एक्ट भी आया है, वो भी हमें देखने को मिलता है 1919 में। और उसके बाद हमें जो चौरा चौरी, जलियांवाला हत्याकांड, ऐसे हमें तमाम जो है इनके शासन काल में देखने को मिलता है। इनके 11 सूत्री जो मांग है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके ऐसे तमाम जो कृत है वो हमें देखने को इनके ही टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। लेकिन हम अब इस चीज को जो है वो छोड़ेंगे क्योंकि टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। अब इनके बारे में जो विशेष है वो हम देखेंगे। इनके बारे में विशेष बातों को हम देखेंगे कि इनकी जो उपाधि हमें कुछ देखने को मिल जाती है। जो इनकी महात्मा की उपाधि, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा की जो उपाधि है वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको दी थी। लेकिन अभी इनके बारे में और भी चीजें जो है वो हम देखेंगे इनके बारे में विशेष। इनका जो हमें मृत्यु देखने को मिलता है, यानी कि अब देखेंगे कि इनकी मृत्यु यानी कि जो इनका निधन हुआ है वो कब हुआ है। जो इनका निधन हमें देखने को मिलता है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को देखने को मिलता है। 1948 ईस्वी को देखने को मिलता है, जो कि नाथूराम गोडसे के गोली से इनको जो है वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। यानी कि आप देखेंगे कि नाथूराम गोडसे ने इनको जो है वो गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। ये जग विदित है, सबको पता है ये बातें। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई है, जो कि नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी।
अब हम देखेंगे कि इनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो हमें क्या क्या देखने को मिलती है। 12 अप्रैल 1919 को गुजरात के एक लेख में इनको बापू कहा गया है, यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो नाम के आगे बापू, महात्मा, ऐसे जो तमाम उपाधियां जो इनको संबोधित किया गया है वो मैं आप से डिस्कस करूंगा। 1919 में गुजरात के एक लेख में इनको बापू कहकर पुकारा गया है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस लेख के बाद भी, इस लेख से पहले भी जो इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया था, उस वहां पे रहने वाले जो इनके कह सकते हैं कि इनके जो साथी थे, जो इनके शिष्य थे, वो इनको बापू करके ही बुलाते थे, यानी इनको प्यार से जो है वो बापू नाम से ही संबोधित करते थे। तो इस प्रकार से इनके जो बापू की उपाधि है वो इनके साबरमती आश्रम से भी मानी जाती है। और जो दूसरा तथ्य हमें देखने को मिलता है वो हमें 1919 के एक गुजरात के लेख है उसमें इनको बापू कहकर संबोधित किया गया है महात्मा गांधी जी को। तो ये चीजें आप इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि महात्मा की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वह इन्हें कह सकते हैं कि जो महात्मा की उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको दी थी, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 जुलाई 1944 को, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, 1944 को रंगून से वहां पे एक जो प्रसारित होती थी रेडियो, उस पर इन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार जो है वो राष्ट्रपिता का जो है वो नाम, राष्ट्रपिता के नाम से जो है वो संबोधित किया था। रंगून से इन्होंने राष्ट्रपिता का नाम पिता कहकर दिया था। आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और अपने सैनिकों के लिए, जो कि जो हिंद यमन के सैनिक थे, यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज थी, माफ कीजिएगा, जो आजाद हिंद फौज थी उसको उसमें इनका जो है एक कह सकते हैं कि इनका जो आशीर्वाद है वो प्राप्त किया था और कहा था कि जनता सभी इनको आज से जो है वो राष्ट्रपिता करके संबोधित भी किया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो तमाम बातें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो रही इनकी प्रारंभिक बातें जो मैंने आपको सभी बताई, इंपॉर्टेंट जो तथ्य थी वो मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ बातें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2 अक्टूबर को इन गांधी जयंती मनाया जाता है। पूरे भारत में गांधी जयंती मनाया तो जाता ही, ये तो आपको भी पता है, लेकिन 2 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जो मैंने आपको सारी बातें बताई, जो इनके बारे में तथ्य बताए वो काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें जो है वो आप सभी के लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक रहेगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा और आपसे इस सेशन से आपसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर पूछिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।